ओके, तो आज आपकी बुक में 114 के ऊपर एक येलो कलर का पैराग्राफ लिखा हुआ है, येलो कलर के हाईलाइटेड पार्ट में। उसमें कैटेगरीज ऑफ एंजाइम डिफाइंड है। ठीक है, एंजाइम की जो है वो दो कैटेगरीज डिफाइंड है। एक है इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम, दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा मीन्स इनसाइड, ठीक है, इंट्रा का क्या मतलब होता है, इनसाइड। और जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। तो बायोलॉजी के अंदर कहीं भी ये दो टर्म्स आ जाएं तो इन दो टर्म्स का यही मतलब होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इंट्रा सेल्यूलर, सेल स्टैंड्स फॉर द सेल, तो सेल के अंदर के एंजाइम्स और सेल के बाहर के एंजाइम्स। इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स की आपके पास जो है वो एग्जाम्पल हैं, एक ATPase है, एक साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम C रिडक्टेज है इसका पूरा नाम सही। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स के अंदर हमारे पास आ जाता है पेप्सिन, लाइपेज, ठीक है। ये सारे एंजाइम सेल के बाहर काम करते हैं और ये सारे एंजाइम सेल के अंदर काम करते हैं। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सो हियर हमारे पास एक्टिविटी से क्या मुराद है। एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप एंजाइम के रेट बढ़ाने की बात करें, यानी कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम के इस एबिलिटी को अप्स या डाउन्स करते हैं, किस एबिलिटी को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की एबिलिटी को, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो कॉमनेस्ट थिंग जो हम लोग ग्राफ के अंदर, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आता ग्राफ, ठीक है, तो ये बात याद रखें कि वाई एक्सिस पर हमने हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया है पूरे तमाम ग्राफ्स के अंदर। चाहे वो हम टेम्परेचर का ग्राफ पढ़ें, चाहे वो हम pH का ग्राफ पढ़ें, चाहे वो हम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन का ग्राफ पढ़ें, तो तीनों के अंदर कॉमन बात क्या है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करवाना है इस पर्टिकुलर फैक्टर से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर असरअंदाज हो रहा है, सही है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है कि हमारा जो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहें, ठीक है। तो एंजाइम, मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये बात बताई थी कि एंजाइम बहुत थोड़े अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, लार्ज सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर देता है, ठीक है। तो अगर हम एंजाइम की अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, एंजाइम के अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, यानी रिएक्शन की जो स्पीड है, वो बढ़ती जाती है। देखें, एंजाइम हमारा कांस्टेंट मैंने रखा हुआ है इस कंडीशन में, और हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्स एक्सिस पर ये बढ़ रहा है। ये देखें, ये जो पर्टिकुलरली हमें पार्ट दिखा रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। कब तक ये काम होता रहता है, देखें ये यहाँ तक बढ़ा, लेकिन ये जो पॉइंट आया यहाँ पर आके, यहाँ एक कट का क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये क्रॉस का निशान क्या शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन को शो कर रहा है, सही है। पॉइंट ऑफ सेचुरेशन का क्या मतलब है कि आपने आपके जो एंजाइम का जो पार्ट है, एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, हमने क्या पढ़ा है, एंजाइम की एक एक्टिव साइट भी होती है, इसके पास पर्टिकुलर शेप होती है, जस्ट लाइक दिस, कि आपका ये एंजाइम है अगर, तो एंजाइम की पर्टिकुलर शेप होती है। इस पर्टिकुलर शेप के अंदर इसके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन फिट हो गई है, यानी सैचुरेशन हो गई है, यानी कम्प्लीटली वो जो है एक दूसरे के अंदर मिल गए हैं, यानी कंप्लीट मिक्सिंग हो गई है। इससे आगे मज़ीद मिक्सिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट, जितना एंजाइम हमने यूज़ किया था उसकी तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, वो सैचुरेटेड हो चुकी हैं, सही है। इसमें मज़ीद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ रहा है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के आते ही हमारी जो एंजाइम का जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ये कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट हो रहा है। और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को कंसंट्रेशन जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कंसंट्रेशन को रिएक्शन के
कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कौन सी कंडीशन है? ये हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। हमारे जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो चुके हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी समझाती हूँ कि आपके पास अगर केमिस्ट्री में हमने सोल्यूशंस पढ़े हैं तो सोल्यूशंस के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास एक क्या होता है, यहाँ पर समझाते हैं। हमारे पास एक तरह का सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के एक अगर कंसर्न उसकी बात करते हैं तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, हमने वाटर लिया और पानी भरने के बाद इसमें हम चीनी डाल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या डाली, शुगर डाली है। अब शुगर डाली है, शुगर डालते जाएंगे, वो इसमें मिक्स होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आता है कि अब शुगर मिक्स होना बंद हो जाती है, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो अपनी कंप्लीट लिमिट तक पहुंच गया, सही है, अपनी कंप्लीट लिमिट तक पहुंच गया, इससे आगे वो शुगर नहीं ले रहा। जब वो शुगर अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर रहा होता तो वो सारी शुगर हमने देखा कि वो नीचे बैठ रही होती है सारी। इसका मतलब है ऐसा सोल्यूशन क्या बन गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। बिल्कुल यही चीज़ एंजाइम के अंदर होती है कि जैसे ही एंजाइम की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से भर जाती हैं, ऐसी सूरत में एंजाइम का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और इस वक्त कोई इंक्रीज़ ऑफ कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं डाल रहा होता रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई, और जो एक्सेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो तब तक रिएक्ट नहीं कर सकते जब तक के सबस्ट्रेट जो कि एंजाइम से पहले ही जुड़ी हुई थी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए या वो रिलीज़ ना हो जाए, सही है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है वो टेम्परेचर आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिकली हमने रेट का मतलब क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या डिटरमाइन कर रहा है, आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिटरमाइन कर रहा है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, ये पैराग्राफ, ये जो हमने ग्राफ इधर गिवन है, ग्राफ बहुत स्मूथली डिफाइन कर रहा है, हर बात को इस ग्राफ ने कवर अप किया हुआ है। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर देखें एक्स एक्सिस पर बढ़ता जा रहा है, 60 डिग्री तक दिया हुआ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। 0 से लेकर जब 30 पर हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं हीट एनर्जी ने, जब हमारे पास टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर का मतलब है आप हीट एनर्जी बढ़ा रहे हैं, सही है। हीट एनर्जी बढ़ाने पर क्या होता है, आपके इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं। कोलिजन्स बढ़ते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो जैसे ही कोलिजन बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, सही है। और हम यहाँ देख रहे हैं 0 से 10 पर फिर बढ़ा, एक्स एक्सिस पर बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ तक बढ़ा। ये पॉइंट है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने देखा, ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमम की टर्म कहीं भी आ जाए, ऑप्टिमम का मतलब होता है आप मैक्सिमम की कंडीशन की बात करें, किस चीज़ की कंडीशन की बात करें, मैक्स कंडीशन की बात करें, आपके पास मैक्सिमम कंडीशन अचीव हो गई है, ऐसे टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इससे आगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ सकता। कहाँ तक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रहती है। ऐसी सूरत तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है, कब तक, 37 डिग्री तक। 0 से 10 पर आया, 10 डिग्री से 20 डिग्री पर इतना हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, फिर इतने के बाद इतना हो गया, फिर इतना हो गया, लेकिन 37 पर हमारे पास देखें पीक आई है। ये जो पीक है ना, ये डिफ़ाइन कर रही है कि आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इधर मैक्सिमम है। इसके बाद क्या हुआ, देखें 40 डिग्री पर आया तो जो वापस जो है ना इंक्लाइंड आ रहा है, नीचे आ रही है, इंक्लिनेशन आ रही है, सही है। ये वापस से क्या आ रहा है, ये वापस से नीचे आ रहा है, यहाँ से देखते हैं, ये वापस से नीचे आ रहा है, ये 50 पर है, ठीक है, 50 पर यहाँ पर आ गया, फिर ये आया, फिर फाइनली 60 पर देखें बिल्कुल 0 पर आ गया, सही है। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, वाई एक्सिस से बिल्कुल 0 हो गया। इसका मतलब है कि एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो रेट जो है वो तेज़ी से गिरता है। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा ग्राफ है जो कि टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर रहा होता है। मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ। ऑप्टिमम एक्टिविटी किस पर होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और इसके बाद एंजाइम्स डी नेचर होते हैं। एंजाइम्स कब डी नेचर होते हैं,
enzymes denature above 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। ये हो गई पूरे ग्राफ में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि कैसे हमारे पास टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, अब लास्ट जो है ग्राफ हमारे पास पीएच का है। पीएच का ग्राफ क्या है, ये बात याद रखिएगा कि एंजाइम बहुत ज़्यादा पीएच पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यानी अगर आपने एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, इस बात को लाजमी बनाना पड़ेगा कि आप उसकी पीएच जो उसके लिए सेंसिटिव है, जो उसके लिए पर्टिकुलर है, जिस पर वो जिसको वो सेंस कर लेता है, उसके ऊपर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, वो ऑप्टिमम कर देता है, अपना मैक्सिमम कर देता है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही है, मैंने आपको बताया वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन रख रहे हैं, इंक्रीजिंग पीएच नीचे से दिखाई। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है वैसे वैसे देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास चीज़ जो है ये क्या दिखा रहा है, रेट बढ़ा रहा है। ठीक है, रेट मैक्सिमम होता जाता है जैसे जैसे ऑप्टिमम पीएच आती जाती है। पीएच पर डिपेंडेंसी क्यों होती है, क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन नेचर के होते हैं और प्रोटीन जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पीएच। हमने पढ़ा है कि प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है वो खुद प्रोटीन है, तो इसलिए प्रोटीन डिपेंड करते हैं पीएच के ऊपर। यही वजह है कि एंजाइम्स प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं और ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात अच्छे तरीके से पढ़ ली है। ऑप्टिमम पीएच किसे कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, उस पीएच को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अचीव हो। ठीक है, मैक्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ अचीव। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लें कि एंजाइम अगर बहुत हाई पीएच पर जाता है तो कभी कभी वो डीनेचर हो जाता है या अपना फंक्शन कम्प्लीटली लॉस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक पीएच स्केल बनाया है। ये पीएच स्केल क्या है, 0, 7, 14। ये मैंने पूरा एक स्केल बनाया है 0, 7, 14। 7 को हम मार्क करते हैं न्यूट्रलिटी से। ठीक है, 7 क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पॉइंट है इस पीएच स्केल के ऊपर। जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम 7 कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 7 से जितना भी बड़ा पॉइंट होगा वो टिल 14 जाएगा, 7 से छोटे पॉइंट्स होंगे तो वो 0 तक जाएंगे। लेकिन 7 जो है वो रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। हाँ, और न्यूट्रल से बड़ी पीएच देखते हैं, न्यूट्रल से छोटी पीएच देखते हैं। न्यूट्रल से पीएच ज़्यादा होगी तो उसको हम बेसिक काउंट करते हैं, और न्यूट्रल से पीएच कम होगी यानी टुवर्ड्स 0 जा रही होगी तो उसको हम एसिडिक काउंट करते हैं। सही है, तो ये पीएच स्केल होता है। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास बुक में 2 एंजाइम की एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन को कहा हुआ है एसिड, एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर होने का मतलब है कि ये न्यूट्रल से लो पीएच पे काम करता होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इट वर्क्स एट लो पीएच। सही है, पेप्सिन एसिडिक नेचर में यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट पे यानी कि लो पीएच पर अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी को दिखाता है। जबकि ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन इज़ अनदर एंजाइम, वो हाई पीएच पे काम करता है। ठीक है, अपनी बेसिक नेचर को दिखाता है। हाई पीएच का क्या मतलब है, 7 से ज़्यादा होगी। न्यूट्रलिटी से ज़्यादा होने का मतलब है वो बेसिक है या अल्कलाइन है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है वो हाई पीएच पे काम करता है, इसलिए हम ट्रिप्सिन को क्या बोलते हैं कि ये बेसिक सराउंडिंग्स में काम करता है। ये तो हो गई। और मोस्टली एंजाइम्स किस में काम करते हैं, न्यूट्रल पीएच के अंदर काम करते हैं। ऑप्टिमम पीएच किसे कहते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी जिस पर नज़र आ जाए उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ये हो गया ओवरऑल। मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की कांस्टेंट वैल्यू के लिए जितनी बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन में उतना इजाफा होगा, अनटिल एंड अनलेस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाए। यानी वो पॉइंट जिसको हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन से मैंने आपको समझाया कि वो पॉइंट जहाँ पर सारी एक्टिव साइट के साथ कौन बाउंड हो जाए, सबस्ट्रेट बाउंड हो जाए। ठीक है, तब तक जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है जब तक कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ना आ जाए। इससे आगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। सही है, ये ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ मैंने आपको बताया टेम्परेचर का। टेम्परेचर के ग्राफ में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि एंजाइम की ऑप्टिमम जो एक्टिविटी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है।
37 से आगे अगर आप जाएंगे तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, एंजाइम काम करना छोड़ देता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो एंजाइम बहुत लो कम लेवल पे काम कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं कहते कि वो कम्प्लीटली अपना फंक्शन लॉस कर देता है। सही है। इसके अलावा पीएच हमने पढ़ा, थर्ड ग्राफ जो पढ़ा है उसके अंदर हमने पढ़ा कि एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, जब वो न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा होता है। इसके अलावा ऑप्टिमम पीएच, या कोई एंजाइम अगर स्पेसिफिक इन नेचर है, एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करना चाहता है, तो अगर उसको उतनी ही पीएच मिल जाए जिसमें वो काम करता है, तो वो अपनी ऑप्टिमम या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाता है। सही है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। इसमें यही बताया हुआ है कि एंजाइम एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है कि एंजाइम वाटर लविंग होते हैं, वाटर एक्वस इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। सही है। तो इस वजह से हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स याद रख लेते हैं। प्रोटीएजेस होते हैं जो प्रोटीन्स को कैटालाइज करते हैं, और लाइपेसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि एंजाइम के जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, और लाइपेस का आपको बॉन्ड गिवन है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड के बारे में बस थोड़ी सी वन वर्ड लाइन याद रख लें। एस्टर बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर रिमूव होता है तो क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो लाइपेस क्या करता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि लिपिड्स और फैट्स पर जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है। प्रोटीएजेस किसको कैटालाइज करेंगे, प्रोटीन्स को, सिर्फ प्रोटीन्स को। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंजाइम है प्रोटीन के लिए। लाइपेजेस सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स पर काम करते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया।